आज हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे। ओके, तो वेक्टर्स को ऐड करने के नियमों में पहला नियम पढ़ना है आपको, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और क्या कहता है ये ट्रायंगल लॉ? डाल दो टॉपिक, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ये कोई दो वेक्टर है, ये एक क्यू वेक्टर है, ठीक है, और ये एक पी वेक्टर है। पहले हम करेंगे इन्हें रिजॉल्व, मतलब क्या ये अभी ऐड हो सकते हैं? तो पहले ऐड होने के लिए थोड़ी सी इनकी अरेंजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको इन वेक्टर्स का हेड टू टेल अटैचमेंट कराना है। क्या कराना है? हेड टू टेल अटैचमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पी वेक्टर को तो ऐसे ही रहने दिया, क्यू वेक्टर को उठा के यहां पर रख दिया। रख सकते हैं? अब क्या हम इस तरह से वेक्टर की शिफ्टिंग करा सकते हैं? करा सकते हैं। वेक्टर्स में दो ही चीजें तो हैं जो मैटर करती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी डायरेक्शन, राइट। क्या मैंने इस क्यू वेक्टर को यहां रखने पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया है? क्या उसकी लेंथ छोटी या बड़ी करी? नहीं करी। क्या मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज करी है? सेम डायरेक्शन में है। जब उसी डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो शिफ्टिंग पॉसिबल होती है। हाँ, वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, राइट ना? ओके, तो ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो हेड टू टेल अटैचमेंट करा देनी है, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ कहता क्या है कि ये जो दो वेक्टर हैं जिनकी आपने हेड टू टेल अटैचमेंट कराई है, अगर ये वेक्टर्स एक ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड की तरह बिहेव कर रहे हैं, किसकी तरह? दो एडजेसेंट, हाँ, तो इसी ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी या फिर जो क्लोजिंग साइड होगी, वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगी। क्या होगी? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है कि ये वाला वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों का रिजल्ट होगा। मतलब ये दोनों मिलके जितना काम कर रहे हैं, ये आर वेक्टर अकेले उतना काम कर देगा। समझ गए ना? मतलब ये बच्चा और ये बच्चा, ये दोनों मिलके जितना काम करते हैं, ये अकेला उतना काम कर देता है, ऐसा मान लो। तो रिजल्टेंट है ये, समझ गए? मतलब ये आर वेक्टर है क्या? यहां पर ये जो आर वेक्टर है, ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर दोनों के बराबर है। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझना चाहे तो वो भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक बॉक्स रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? बॉक्स रखा हुआ है। आपने क्या किया, इस पे कोई F1 वेक्टर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बॉक्स डिस्प्लेस होके यहां आ गया, ठीक है। फिर आपने इस पे एक F2 वेक्टर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बॉक्स डिस्प्लेस होके यहां आ गया, ठीक है ना? तो अब अगर मेरे को आगे कोई बच्चा ये बोले कि आपको यहाँ पे दो फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, क्यों आपने दो? आपका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, डायरेक्टली एक फोर्स लगाओ ना जो इस बॉक्स को यहां से यहां पहुंचा दे, राइट। तो ये वाला जो फोर्स होगा, ये इन दोनों का ही काम कर रहा है, समझ रहे हो? तो मतलब इसको हम बोलेंगे ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, जो एक्चुअल में F1 वेक्टर है प्लस F2 वेक्टर है, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ क्या स्टेट करता है आपको कि इफ टू वेक्टर्स which are joined head to tail are acting as two adjacent side of a triangle, then the closing side of the same triangle, closing side है, which is taken in opposite order। opposite order का मतलब क्या है? यहां पर तो हमने head to tail attachment कराई है, राइट ना? पर अब R जो वेक्टर है उसे देखो, इसकी टेल टू टेल और हेड टू हेड अटैचमेंट है, दोनों का काम करना है ना इसको। तो टेल इनिशियल पॉइंट ये होगा, फाइनल पॉइंट ये होना चाहिए, राइट। तो क्लोजिंग साइड ऑफ द सेम ट्रायंगल बिहेव्स एज रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि उन दोनों का सम। लॉ समझ में आ गया?
अभी हमें पता क्या है, हमें p वेक्टर और q वेक्टर पता है, हमें इनका मैग्नीट्यूड भी पता है, हमें डायरेक्शन भी पता है। हमें r वेक्टर का मैग्नीट्यूड और r वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, ये अपना टारगेट है। इन दोनों का सम करने पे जो वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन पता करनी है। क्लियर है? ठीक है, लिखो लॉ क्या कहता है, लिखो। इट स्टेट्स दैट if two vectors are acting as two adjacent side of a triangle, two adjacent side of a triangle which are joined head to tail, then the closing side of the same triangle taken in opposite order behaves as resultant vector. Opposite order behaves as resultant vector. Okay. हमें आर वेक्टर का पता करना है, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी पता करना है और डायरेक्शन भी पता करनी है। हमें पी वेक्टर और क्यू वेक्टर पता है, दैट इज मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, राइट? ठीक है, अब आर वेक्टर पता करने के लिए क्या करें? तो कहते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो इनका प्रोजेक्शन लेकर। अप्रोच समझो, अप्रोच ये है कि यहाँ इसको भी आगे की तरफ प्रोसीड करो और इसे भी, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे फॉर्म करना आप कि आपका जो आर वेक्टर है वो हाइपोटेनस की तरह बिहेव करने लगे इस राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट ना? अब हाइपोटेनस अगर की तरह बिहेव कर रहा है तो आप पाइथागोरस लगा के आर निकाल सकते हो, ठीक है? पर पाइथागोरस लगाने के लिए आपको पूरा बेस और पूरा परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, पर हमें ना तो पूरा बेस पता है ना ही परपेंडिकुलर पता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये पार्ट और ये पार्ट पता भी करना पड़ेगा ना? बहुत अच्छे। तो ये एंगल थीटा है, क्या ये एंगल मेरे लिए नोन है या मुझे निकालना पड़ेगा? तो आंसर है मेरे लिए नोन है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, मुझे पी वेक्टर और क्यू वेक्टर पता है ना? और अगर मुझे क्यू वेक्टर पता है तो क्या मुझे उसकी डायरेक्शन भी पता होगी? वेक्टर पता है ना मुझे, दैट इज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है। तो अगर आपको क्यू वेक्टर की डायरेक्शन पता है तो ये एंगल नोन है ना आपके लिए। आ गई बात समझ में? तो थीटा हमारे लिए नोन है। क्या ये लेंथ हमें पता है? लेंथ इज मैग्नीट्यूड क्यू, पता है। तो अगर आपको ये एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है, इसे कुछ नाम भी दे दो आप, ऐसा करो ए बी सी डी। तो ट्राइंगल अभी बी सी डी की बात कर रहा हूं। बी सी डी का हाइपोटेनस पता है, एक एंगल पता है, अब आप बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी निकाल सकते हो, राइट ना? हाँ, तो पहले हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल किसमें? बी सी डी। हाइपोटेनस पता है, बेस निकालना है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करूं? सही कह रहे, बहुत अच्छा। तो कॉस थीटा लगा दो, बेस बाय दैट इज बी सी बी डी। पता क्या करना है? बी सी, बोलो, इक्वल्स टू क्या होगा? बी डी कॉस थीटा, हाँ जी, और बी डी मतलब क्यू कॉस थीटा, राइट ना? बी डी क्यू ही तो है, बी डी की लेंथ क्या है? क्यू है, राइट ना? लेंथ मैग्नीट्यूड देता है और हेड पर डायरेक्शन देता है, सही है, बहुत अच्छे। इसी तरह से अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो और हाइपोटेनस पता हो तो क्या करोगे? साइन का यूज करो, बहुत अच्छे। साइन थीटा पी बाई एच मतलब डी सी अपॉन वही बी डी। क्या पता करना है? डीसी पता करना है ना? क्या हो जाएगा?
इजी। हमें ये और ये पता नहीं था, अब पता लग गया, और अब पता लग गया तो क्या अब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, किसमें? इन ट्रायंगल ए सी डी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए सी को मैं अगर ब्रेक करके ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर लिख दो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, इंडिविजुअल वैल्यू पुट कर देंगे बस, प्लस में डी सी स्क्वायर। क्लियर है? बोलो। ए बी की वैल्यू कितनी है? पी, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आई थी? प्लस डी सी की, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन करो फटाफट। अच्छा ये क्या है? ये है आर स्क्वायर, राइट? ठीक है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। मुश्किल? a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से और इसमें से क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू, हाँ बहुत अच्छे। तो पी स्क्वायर कॉमन निकाला, अब लिख के दिखाएं? रहने देते हैं। ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप सबको पता है उसकी वैल्यू 1 है, प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये आ गया आर स्क्वायर, बोलो। तो आर कितना हो जाएगा? अब इसका यूज करके हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है? इजी। अच्छा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया है केवल, हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पता करनी है कि किस डायरेक्शन में, पूरा आर वेक्टर पता करना है ना। तो हम मान लेते हैं ये एंगल बीटा है, अभी के लिए मान लेते हैं बीटा है। अब ये बीटा पता करना है मेरे को, कर लेंगे, क्या दिक्कत है? डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन? ऑफ आर। तो बीटा पता करने के लिए हमें पता क्या है? अब हमें परपेंडिकुलर और पूरा बेस पता है, राइट ना? बोलो, पता तो हाइपोटेनस भी है। डायरेक्शन निकालनी है, इसी की डायरेक्शन निकालनी है, इसका यूज करोगे। 10 लगा दें, ठीक है। तो 10 बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? पी बाई बी। पी कितना? वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट, क्यू साइन थीटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, राइट है? अगर बीटा सेपरेट करोगे वैल्यू मिल जाएगी आपको 10 इनवर्स अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल गई। इजी, फास्ट लिख लो, कुछ पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछ लो, फिर कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे थे? हाँ, उससे डायरेक्शन पता लग रही है आपको। कैसे? आप ये कह रहे हो यहां तो मुझे पता लग रहा है कि मेरे को मैग्नीट्यूड मिल गया, पर वहां मैं इस चीज को फील नहीं कर पा रहा कि मुझे डायरेक्शन मिल रही है, राइट ना? डायरेक्शन की बात करते हैं हम किसके सेंस में? किसकी टर्म में? एंगल की टर्म में। बहुत अच्छे। आपको पी वेक्टर पता है, पी वेक्टर नोन है, और जब भी हम कहते हैं हमें वेक्टर पता है तो मतलब हमें दोनों चीजें पता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है और आपको एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन पता है। अब आपका आर वेक्टर इस वेक्टर से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है अगर ये पता है आपको, तो क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन नहीं पता लग गई? लग गई। और आपको मैग्नीट्यूड भी पता है तो आपको ये पता है आपको कहां पर रुकना है, राइट ना? बहुत अच्छे, हटा दें इसे। कुछ केस देख लो छोटे छोटे से। अगर दो वेक्टर एग्जैक्टली एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, पी वेक्टर क्यू वेक्टर, लॉ तो वही है कि जो रिजल्टेंट होगा वो इनकी क्लोजिंग साइड होगी टेकन इन
अपोजिट ऑर्डर। तो आर की वैल्यू पता करनी है, तो डायरेक्ट पाइथागोरस लगा दें। आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सही है। बाकी ये चीज यहां से भी निकल रही है कि अगर आपका थीटा, थीटा यही था ना, ये थीटा 90 हो गया, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी? लाउड, बहुत अच्छे। कॉस 90 की वैल्यू, तो ये पार्ट खत्म, यही बचेगा, राइट है। अगर दो वेक्टर एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में हो, ये रहा P और ये रहा Q, तो R क्या होगा? नहीं, R होगा तो P प्लस Q। R का मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा? ये कह रहा है जी P प्लस Q कर दो। सही है। क्या थीटा इसमें 0 हो गया? P और Q के बीच जो एंगल बन रहा है, कितना हो गया? 0 है, 0 है। आपके दिमाग की वैल्यू के बराबर है यहाँ पे वैल्यू। 180 होने के लिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, हेड टू हेड पार्ट मिलता, एक इधर और एक इधर, तब एंगल 180। एक इधर जा रहा है, दूसरा भी इधर जा रहा है, एंगल कितना? 180। कैसे सवालों के गलत जवाब दे देते? कितना? 0 ना, राइट। तो यहां पर 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? cos 0 1, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। क्या इसे आप p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बोल दोगे? होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मतलब ऐसे केस में r जो है वो डायरेक्टली p और q के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा डायरेक्टली। मतलब अगर ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो r की वैल्यू 5 मीटर होगी। ठीक है। और अगर अपोजिट है, एंगल 180 है, तो क्या होगा? P माइनस क्यू हो जाएगा। बताओ कैसे? बताओ। सर ऐसी, अभी यहां बताओ क्या चेंज आ रहा है? कॉस, हाँ कह रहा है कॉस 180 रख दो, -1 आ जाएगा, तो हो गया, आ गया आर पी माइनस क्यू, राइट ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अद्भुत हैं आप लोग। ठीक है। तो कुछ केस डायरेक्ट याद रखो कि अगर परपेंडिकुलर है तो कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सेम ही डायरेक्शन आ गया तो सिंपल पी प्लस क्यू, अपोजिट हो तो पी माइनस क्यू। महाज्ञानी हैं आप। इसी टॉपिक को एक और तरीके से पढ़ना है, डालो नाम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगेन एक Q वेक्टर है, एक P वेक्टर है, हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। कर दें? ठीक है। इन्हें भी रिजॉल्व करोगे, पर लास्ट टाइम रिजॉल्व करते वक्त हमने क्या किया था? हेड टू टेल अटैचमेंट कराई थी। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हम टेल टू टेल अटैचमेंट करा देंगे। अद्भुत हैं आप लोग। P वेक्टर एंड Q वेक्टर, राइट। तो क्या ये पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है? नो सर, हम बना देंगे। क्या ये भी Q ही वेक्टर है? अगर इसका प्रोजेक्शन यहां पर ले लूं मैं तो, और इसका प्रोजेक्शन यहां ले लूं तो, क्या अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा पैरेललोग्राम जैसा। बहुत अच्छे, मैथमेटिक्स की नजरें चाहिए इसे देखने के लिए। देख पा रहे हैं आप? अद्भुत। हाँ। तो हाँ, यहाँ तो ये थोड़ा वैसा दिख रहा है, ठीक है। अगर दो वेक्टर जो आपने टेल टू टेल ज्वाइन किए हैं और वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उसी पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी, जिसे आपने सेम ऑर्डर में लिया होगा, सेम ऑर्डर में, मतलब यहाँ टेल टू टेल अटैचमेंट है,
तो रिजल्टेंट जो है उसकी भी टेल अटैचमेंट ही करानी है, समझ रहे हो? तो इफ टू वेक्टर्स p एंड q वेक्टर्स आर जॉइंड टेल टू टेल and these vector are behaving as two adjacent side of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram which is taken in the same order behaves as resultant vector. बहुत बढ़िया, ये है resultant, समझ गए? देखो ये वाला एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चे ने फोर्स लगाया F1 तो बॉक्स पहुंच गया यहां पर, समझ रहे हो बात को? और फिर लगाया क्या, पिछली बार क्या हुआ था, हमने पहले F1 लगाया फिर F2 लगाया। इस बार हम क्या कर रहे हैं, F1 और F2 को दोनों को साथ में लगा रहे हैं। लगा दें? कौन सी? आज? कल सर 8 से 9:30 तक है। तो नहीं, कल सुबह की बात कर रहे हो ना आप? हाँ है, रखी हुई है। पर्सनल टॉक्स रिकॉर्ड हो गई, कोई बात नहीं है। अब अगर आप ये दोनों फोर्स एक साथ, मान लो आप F1 फोर्स लगाओ तो बॉक्स उधर जाने वाला है, F2 लगाओगे तो बॉक्स उधर जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है। आप दोनों फोर्स साथ में लगा दो तो अपना बॉक्स उधर जाएगा ना उधर जाएगा, ऐसे लगा दो तो बॉक्स इधर जाएगा ना। और ये जो दोनों लगाने पे मिल रहा है आपको, यही रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्ट है ये, राइट ना? अद्भुत हैं आप, महाज्ञानी। आर की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे हम। सेम वैसे ही प्रोजेक्शन ले लें आगे की तरफ, और ये क्यू है तो ये भी क्यू है ना, बोलो। इस पार्ट को अगर मैं ढक लूं तो क्या एग्जैक्टली पिछला केस है। हमें क्यू पता है, उसकी लेंथ पता है, हमें डायरेक्शन पता है, मतलब हमें एंगल भी पता है। फिर से नाम भी वैसे ही ले लेते हैं, ए सी डी। आपको आर निकालना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। सारा काम एज इट इज, फर्क है तो मात्र किसका? नियम का, लॉ का। नहीं, डायग्राम में भी क्या डिफरेंस है, बस ये पार्ट है, ठीक है। बाकी एज इट इज है, कर लोगे खुद अभी। आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लोगे अभी एज इट इज। अगर नहीं निकाल पाओ तो पिछले पेज पे जो भी लिखा है एज इट इज लिखना है, ठीक है। दिमाग से तो तेज हैं हम, ठीक है। फटाफट से कंप्लीट कर लो, जो ना हो वो पूछ लेना फास्ट। तो इसकी डेफिनेशन लिखवानी पड़ेगी, मतलब ये लॉ लिखवाना पड़ेगा। लिख लो, लिखो, इफ टू वेक्टर्स which are joined tail to tail are acting as two adjacent side of a parallelogram, then the diagonal of the same parallelogram taken in same order behaves as resultant vector. अद्भुत, इजी। क्वेश्चन लेगा एक छोटा सा, if two forces 7 Newton and 9 Newton inclined at an angle of 60 degree, 9 Newton inclined at an angle of 60 degree, act simultaneously on a particle, determine the magnitude and direction of the resultant vector.
ऑन अ पार्टिकल, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ट्राई कर लो फास्ट, जल्दी ट्राई करो। नेक्स्ट, ये तो इजी क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन लिखो मत, सुन लो बस। कह रहा टू फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। समझ में आया? नहीं आया? देखो कह रहा दो फोर्सेस हैं, वो आपस में इक्वल है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, और उनको किसी ऐसे एंगल पे रखा गया है कि इनका जो रिजल्टेंट है ना वो भी इन्हीं के बराबर है। समझ गए? जैसे मान लो इस तरफ कोई एक्स वेक्टर फोर्स है, इस तरफ कोई एक्स वेक्टर फोर्स है, इनको किसी एक ऐसे पर्टिकुलर एंगल पे रखा गया है कि जो इनका रिजल्टेंट मिलता है ना वो भी एक्स ही वेक्टर मिलता है आपको। क्या ये पॉसिबल है? हाँ है, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर। ठीक है, तो क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड। तो करोगे ट्राई? करो फास्ट, इसे भी देखते हैं फिर। क्वेश्चन कैच हो गया आप लोगों को? छोड़ दो, अब इधर देख लो। क्वेश्चन कह रहा है दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, और वो ऐसे एंगल पे इंक्लाइंड है कि इनका जो रिजल्टेंट मिलता है वो भी उन्हीं के इक्वल है। तो अब आपको क्या बताना है कि उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। इजी सिंपल, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ ना, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, और ये रिजल्टेंट के बराबर ही है, मतलब अगर x है दोनों, मतलब p इज इक्वल्स टू q और इज इक्वल्स टू r, इन सबको ही मैंने x कह लिया, चलेगा? हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर कॉस थीटा में पता करना है, बराबर किसके? x के। बराबर किसके? x के, राइट ना? क्या मैं यहां से रूट हटा दूं और इधर भी एक्स स्क्वायर ही लगा दें? ओके, एक्स स्क्वायर ऐड हो गया, कितना हो गया? 2x स्क्वायर। इधर फेंक दो माइनस 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यहां मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा कितना आ गया आपका? -1/2। तो कॉस थीटा कितना आ गया? माइनस को अभी के लिए छोड़ो, कॉस 1/2 किस एंगल पे देता है? पक्का, तो इसको कॉस 60 लिख लें। कह रहा है कि कॉस से कॉस गया और एंगल आ गया -60। देख रहे हैं आप लेवल ऑफ इंटेलिजेंस? कितना मेधावी है बच्चा है ये, कि इस कॉस से कॉस काट दो जी, मिल गया थीटा। आप ऐसे कॉस से कॉस काट सकते हो, ये राइट मिलता है आपको, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में अगर कहीं लिखा हुआ है, मतलब 10 30 इज इक्वल्स टू x टाइम 10 60, तो आप तो 10 से 10 काट दोगे। वैसे ये सही है यार, इसमें क्या दिक्कत है, पर 10 कटेगा नहीं है ना, काट दें यहाँ पे। तो करें क्या आप ये बताओ, आप आपको ये माइनस एलिमिनेट करना है, वरना थीटा मिलेगा नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है और सेकंड में आना है तो 180 माइनस समथिंग, चलेगा? बहुत अच्छे, तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ कॉस 180 माइनस 60, बिकॉज कॉस 180 माइनस 60 माइनस कॉस 60 नहीं होगा, पक्का? तो ये क्या मिल गया? कॉस 120 कॉस थीटा, थीटा कितना आ गया? हाँ, मतलब कि एक वेक्टर इधर है x और दूसरा इधर है x, इनके बीच का एंगल कितना है? 120, तब इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट होगा वो इन्हीं के बराबर होगा। ओके ठीक, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?